सभ्यता क्या है और सभ्यता का विकल्प क्या है? वैकल्पिक सभ्यता क्या है? इसकी जरूरत क्यों है? क्या नवजागरण में किसी वैकल्पिक सभ्यता की बात भी हुई? भीमराव अंबेडकर जो सवाल करते हैं कि अब तक जिसे हम सभ्यता कहते आ रहे थे, क्या वो सभ्यता है? सभ्य होने की परिभाषा को खंगालिए सिविल होने की, और फिर सोचिए कि सिविलाइजेशन या सभ्यता वो क्या होगी? क्या मनुष्य और मनुष्य में भेदभाव करना सिर्फ इसलिए कि कोई किसी घर, किसी समाज या किसी जगह पैदा हो गया है, उसकी चमड़ी का रंग आपसे अलग है, उसके विचार आपसे अलग है, उसकी पूजा की पद्धति आपसे अलग है, क्या ऐसा करते हुए हम सभ्य हो सकते हैं? अगर हम सभ्य नहीं हो सकते तो ये सभ्यता कैसे हो सकती है? और इसलिए शायद जो वैकल्पिक सभ्यता है उसका सवाल उठता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हमारी सभ्यता थी भी पूरी तरह से, और ये वैकल्पिक सभ्यता जो है ये वैकल्पिक है, या ये सभ्यता है जिसको हमको अब अपना लेना चाहिए, जिसको हम आज तक अपना नहीं पाए हैं? स्वागत है आप सबका मीडिया विजिल रेनेसां में, जहां हम कहानी कह रहे हैं पिछले 16 एपिसोड से। आज 17वां एपिसोड है हमारा, यानी कि 3 महीने से भी अधिक का समय हमको हो गया है ये सीरीज करते हुए। और आज हम बात कर रहे हैं, चूंकि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, पिछले 4 एपिसोड पे हम इसकी बात कर चुके हैं, आज 5वां एपिसोड है कि कैसे आधुनिक रेनेसां यानी कि रेनेसेंस जो इंडिया में है, रेनेसेंस जो है उसमें नवजागरण, आधुनिक नवजागरण के समय में कैसे एक सबसे बड़े नायक के तौर पे डॉक्टर अंबेडकर हमारे सामने आते हैं। और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी, जो इस क्लासरूम में बात करते हैं, रेनेसां के बारे में कहानियां सुनाते हैं, आपको डिस्कोर्स से बात करते हैं और उसके जरिए जोड़ते हैं हमको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से, यानी कि आज क्या हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसी के जरिए हम बेहतर समझ पाते हैं कि क्यों हमको फिर से एक नवजागरण की जरूरत है, और जो अंग्रेजी में कहते हैं इनएविटेबल है, हम चाहें या ना चाहें, जो हालात हैं ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही होगा, क्योंकि बहुत समय तक सभ्यता का बोझ जो है वो मनुष्य जो है संभाल नहीं पाता है, जिस सभ्यता की हम बात करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग जो देख रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, और प्रोफेसर आपका भी स्वागत है एक बार फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार इतनी मेहनत खुद भी आप कर रहे हैं इस शो के लिए, और उसके लिए जो है आपका आभारी हूं मैं, हम सब लोग, पूरी टीम हमारी आभारी है। और आप जो है क्या कहना चाहते हैं आज के टॉपिक के बारे में? अगर मैं कहूँ कोई विषय प्रवेश या जो बात मैंने कही, आप सभ्यता, वैकल्पिक सभ्यता वाली जी। आज थोड़ा सा मतलब झगड़े का दिन है ज्यादा जी, ये कहें हम, क्योंकि सभ्यता के प्रश्न जो है वो झगड़े के प्रश्न है जी, वो प्यार के प्रश्न नहीं है जी। तो हम लोग थोड़ा सा आज झगड़ा करेंगे, और ये झगड़ा बहुत जरूरी है क्योंकि हमने बहुत दिन से जो है सिर्फ वो हम प्यार कर रहे हैं जी, झगड़ा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जी। ये भी होता है कई बार कि झगड़ा करने के बाद हमको प्यार की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। सही है। और जैसे कि हमारे गांव में कहावत होती थी कि बहुत ज्यादा गुड़ होता है तो चींटियां लग जाती हैं। तो तो हम लोग तो चींटियां हैं यहाँ पे। तो नाउ इट्स ओवर टू यू नाउ। हम लोग चलते हैं क्लासरूम में रेनेसां की, नवजागरण की, और आज भीमराव अंबेडकर, वैकल्पिक सभ्यता, विमर्श और नवजागरण, इस पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने तरीके से अंबेडकर को जानने की और उद्घाटित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास में कोई बना बनाया ढांचा नहीं है, और बना बनाया ढांचा नहीं है इसका एक कारण यह है कि अंबेडकर को हमारे यहाँ के हिस्टोरियंस ने नवजागरण का हिस्सा नहीं माना है। वो चाहे मार्क्सवादी हो, चाहे वो प्रोग्रेसिव हो, चाहे वो उदारवादी हो, चाहे वो रिएक्शनरी हो, चाहे वो दलित पंथी हो। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि नवजागरण की बहस अंबेडकर के बिना पूरी नहीं होती और अंबेडकर के बिना खुलती नहीं। नवजागरण की शुरुआत ही हुई थी सभ्यता को और सभ्यता के नए मूल्यांकन
को पेश करते हुए। और जब हम सभ्यता के मूल्यांकन को पेश कर रहे थे तो उस समय नवजागरण के लोगों के पास में सिर्फ एक ही विषय था जिस पर सबसे ज्यादा उन्होंने लिखा, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो स्वयं अंबेडकर हों। वो एक विषय क्या था? वो था धर्म। अंबेडकर ने उसमें एक छलांग और लगाई, और ये बहुत लंबी छलांग है। वे पूरे के पूरे नवजागरण के सभ्यता विमर्श को, जो कि सिर्फ हिंदू धर्म या धर्म केंद्रित था, धर्म के पुनर्मूल्यांकन तक केंद्रित था, उसे वो बढ़ा के वो जाति की देहरी में ले गए। और जब जाति और धर्म की चौहद्दी में सभ्यता का विमर्श दाखिल होता है तो सारे के सारे प्रश्न अब नए एंगल से देखे जाते हैं। धर्म ने जो दृष्टि दी थी, धर्म के पुनर्मूल्यांकन ने जो दृष्टि दी थी, उससे वो कई कदम आगे पूरा का पूरा विमर्श हमें ले जाता है। तो इस लिहाज से मुझे जो लगता है वो ये कि अगर कोई नया सभ्यता विमर्श निर्मित करना है भारत के बारे में, अंबेडकर के दृष्टिकोण से निर्मित करना है, तो उसके केंद्र में धर्म और जाति, इनके पुनर्मूल्यांकन के प्रश्न प्रमुख होंगे। हमने किया यह है कि अंबेडकर का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर किया है, लेकिन अंबेडकर का विचार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया है। अंबेडकर के विचारों का जितना उपयोग होना चाहिए था, संयोग से वो हुआ नहीं। और यही वजह है कि उन्हें हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां कि हमें पहुंचना नहीं चाहिए। अंबेडकर के पूरे विमर्श की जो ब्यूटी थी वो ये थी कि वे जिस समय लिख रहे थे, यानी अगर हम कोई भी सभ्यता विमर्श खड़ा करना चाहते हैं, नवजागरण का कोई विमर्श खड़ा करना चाहते हैं, तो हमें उस राजनीतिक यथार्थवाद को देखना होगा जो कि अंबेडकर के समय में था या नवजागरण के समय में था। बिना पॉलिटिकल रियलिज्म को देखे नवजागरण का विमर्श तैयार नहीं होता। अंबेडकर जिस समय लिख रहे हैं उस समय का जो पॉलिटिकल यथार्थवाद है, और ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या राजा राममोहन राय जिस समय समाज सुधार की कोशिशें कर रहे हैं, उस समय का जो राजनीतिक यथार्थवाद है, इनके बारे में भी सोचना होगा। और इन चारों लोगों के बीच में, यानी ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और अंबेडकर, इन चारों के बीच में एक चीज कॉमन है। और वो कॉमन क्या है? वो कॉमन ये है कि ये चारों के चारों लोग अपने को ब्रिटिश सरकार के साथ जोड़कर देखते हैं। क्यों जोड़कर देखते हैं? इसलिए वो ब्रिटिश सरकार के भक्त हैं, इसलिए कि वो ब्रिटिश शासन के भक्त हैं? जी नहीं, मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है कि वे इसलिए देखते हैं क्योंकि इन चारों के अंदर, जिसे हम लोग पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में व्यक्तिवाद कहते हैं, इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, जो कि आधुनिक समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आधुनिक समाज में विचारों की क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस व्यक्तिवाद के साथ ये लोग अपने जीवन का विकास करते हैं, अपने दृष्टिकोण का विकास करते हैं, व्यक्तिवाद को अपने दृष्टिकोण की धुरी बनाते हैं। और व्यक्तिवाद का संबंध चूंकि पूंजीवादी व्यवस्था के साथ बनता है, इसलिए ये ब्रिटिश शासन के साथ में इनकी ट्यूनिंग भी बनती है। ब्रिटिश शासन के साथ में इनका जो एक मधुर संबंध है, उस मधुर संबंध का कारण है इन चारों व्यक्तियों के अंदर जो व्यक्तिवाद है, उस व्यक्तिवाद का विस्तार इनके नजरिए में होता है। और व्यक्तिवाद के विस्तार के कारण ही ये बड़े पैमाने पर नए विचारों का उत्पादन और पुनरुत्पादन या प्रचार या प्रसार कर पाते। दूसरी चीज जो इस पूरे प्रसंग में जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगती है वो ये कि
अभी जो एक मुश्किल है, मुश्किल क्या है कि एक मध्यकालीन भारत था, उस मध्यकालीन भारत से बाहर लाने में राजा राममोहन राय ने, ज्योतिबा फुले ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, महात्मा गांधी ने, अंबेडकर ने, नेहरू ने, इन सब लोगों ने बड़ी मेहनत की और एक आधुनिक भारत का निर्माण किया। अब इस आधुनिक भारत को ठेलकर डिजिटल भारत में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जो कि और भी ज्यादा मुश्किलों की जगह है। आधुनिक भारत में तो कुछ समस्याओं के समाधान भी थे, कुछ समस्याओं के लिए आंदोलन की जगह भी थी, लेकिन डिजिटल भारत में तो न तो समस्याओं के समाधान है और न समस्याओं के लिए आंदोलन के लिए कोई स्पेस है। तो नया जो डिजिटल भारत निर्मित किया गया है और जो कि हमारे जहन में उतारा जा रहा है, ये डिजिटल भारत अपने आप में एक समस्या मूलक चीज है, जिसने कि समूचे क्रिटिकल या आलोचनात्मक विमर्श को प्रभावित किया है। तो आज की डेट में जो हमारा पॉलिटिकल जो रियलिज्म है, वो पॉलिटिकल रियलिज्म निर्भर करता है कि हम डिजिटल भारत को कैसे देखते हैं और डिजिटल भारत के संदर्भ में जो राजनीतिक यथार्थवाद है उसे कैसे देखते हैं। उसी तरह अंबेडकर के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि हम राजनीतिक यथार्थवाद को कैसे देखते हैं। और जब हम राजनीतिक यथार्थवाद की बात कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक यथार्थवाद की बात करते समय एक कॉमन चीज है जिस पर कि ये चारों लोग, यानी राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, ये चारों लोग एक चीज है जिस पर कि जो कि हिंदू धर्म की सबसे मुश्किल जगह है, वो आज भी है। वो क्या है? वो ये है कि दोहरी नैतिकता एक सबसे बड़ी समस्या थी। हम हिंदू के होने के नाते हर स्तर पर दोहरी नैतिकता के शिकार हैं। राजा राममोहन राय इसकी अपने तरीके से आलोचना करते हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसकी अपने तरीके से आलोचना करते हैं, ज्योतिबा फुले अपने तरीके से आलोचना करते हैं। इस दोहरी नैतिकता के प्रश्न को बहुत ही एग्रेसिवली और थ्योरेटिकली बहुत साउंड ग्राउंड पर अंबेडकर विस्तार से विकसित करते हैं, और वे दोहरी नैतिकता के रूप में सबसे बड़ी चुनौती किसी जिसको देते हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी कहते थे कि मैं सनातनी हिंदू हूं। तो अंबेडकर के जमाने में जो पॉलिटिकल रियलिज्म है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है, गांधी भी दोहरी नैतिकता को अपने तरीके से एड्रेस करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से इस जंजाल से अपने को मुक्त नहीं कर पाते। जो हिंदू धर्म और हिंदू मान्यताओं का संसार है, उसके जंजाल से अपने को निकाल नहीं पाते। तो अंबेडकर के विचारों का सृजन जिस समय हो रहा है, उस समय का जो प्रमुख प्रश्न है वो है दोहरी नैतिकता का, और दोहरी नैतिकता के जो विभिन्न स्तरों पर जो रूप हैं उनको चुनौती दी जा रही है। तो सभ्यता का विमर्श निर्मित करते समय दोहरी नैतिकता के प्रश्न को, और ये दोहरी नैतिकता अभी तो एकदम जिसे कहें कि बड़ी फसल के तौर पर लहलहा रही है। अभी तो दोहरी क्या 4-5 स्तर पर आपको नैतिकता दिखाई देगी। नैतिकता के सिर्फ 2 चेहरे नहीं दिखाई देंगे, बल्कि आपको 10 चेहरे दिखाई देंगे। नैतिकता एकदम रावण की तरह है जिसके पास 10 चेहरे हैं। अब आप सोचिए इस बात को कि जिस दोहरी नैतिकता के यथार्थ को अंबेडकर उठाते हैं सभ्यता विमर्श के संदर्भ में, वो दोहरी नैतिकता हिंदू समाज में, भारत में पिछले 70 साल में समृद्ध हुई है या घटी है। हम सब लोग उस दोहरी नैतिकता के शिकार हैं। हम सब लोग उस दोहरी नैतिकता की मानसिकता के शिकार हैं। इसलिए ये जब अंबेडकर के बारे में और उसके वैकल्पिक सभ्यता विमर्श के बारे में बात की जाए, तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये केंद्र में रखें कि दोहरी नैतिकता का प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है और इसे साधारण प्रश्न की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। आमतौर पर हुआ यह है कि हमने दोहरी नैतिकता के सवालों को एकदम छोड़ दिया है, और हम किस रूप में गए, हम किस दिशा में गए दोहरी नैतिकता के प्रश्न को छोड़कर?
हमारी स्थिति यह है कि अब हमने नैतिकता के ही प्रश्न को तिलांजलि दे दी है। ये जो डिजिटल इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया में तो कोई मॉरलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ एक ही मॉरलिटी एग्जिस्ट करती है, मनी मॉरलिटी। पैसे की नैतिकता वही एग्जिस्ट करती है। आप पैसा देकर किसी को भी खरीद सकते हैं। आप पैसा देकर चाहें तो किसी भी बड़े पद पर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी कौन सी चीज प्रधान है? ये जो आचार और विचार के बीच की जो एकता थी, उस एकता में जो खाई थी, उस खाई के प्रश्न को, उसकी दोहरी नैतिकता के प्रश्न को अंबेडकर उठाते हैं। अभी तो स्थिति है तिहरी नैतिकता और चतुर्मुखी नैतिकता, ये विराट क्षेत्र विकसित हुआ है। तो पॉलिटिकल रियलिज्म का जो डिजिटल इंडिया में जो चरित्र विकसित हुआ है वो ये है कि वो दोहरी नैतिकता से भी आगे चला गया है और वहां अब नैतिकता का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के दौर में नैतिकता का पूरी तरह अवमूल्यन कर दिया गया है। अंबेडकर की ब्यूटी ये थी कि उन्होंने दोहरी नैतिकता के प्रश्न को उठाया और उठाते समय उन्होंने जिसकी सबसे ज्यादा आलोचना की, वो व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान के पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का नायक था, जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं। लेकिन कोई बिटरनेस नहीं, कोई बिटरनेस नहीं। सबसे तीखी आलोचना, सबसे निर्मम आलोचना अंबेडकर ने विकसित की महात्मा गांधी की। लेकिन महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में कोई बिटरनेस नहीं। कांग्रेस और अंबेडकर के बीच में कोई बिटरनेस नहीं थी। आप कल्पना कीजिए, अभी स्थिति है कि आप एक साधारण सा बयान दे दीजिए तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा मंत्रिमंडल की तरफ से, सत्तारूढ़ दल की तरफ से। आज स्थिति है कि अगर आप सत्तारूढ़ दल के आलोचक हैं तो आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय में कहीं बोलने का मौका नहीं मिलेगा, घुसने नहीं देंगे। अगर आपका भूल से कहीं किसी ने प्रोग्राम लगा दिया है तो आपको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, आपका प्रोग्राम बैन कर दिया जाएगा। यानी अब तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि जहां किसी भी किस्म की मॉरलिटी के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा। कंप्लीट अवमूल्यन नैतिकता था। तो अंबेडकर ने जो चीज क्रिएट की वो क्या चीज थी? दोहरी नैतिकता के मानदंडों को उन्होंने चुनौती दी। और ये दोहरी नैतिकता के मानदंड हिंदू धर्म के संदर्भ में, हिंदू संस्कृति की व्याख्या के संदर्भ में, हिंदुओं के आचरण के संबंध में और खासतौर पर जाति प्रथा के संदर्भ में, जो पॉलिटिकल लीडरशिप में जो दोहरी मानसिकता थी, दोहरी नैतिकता थी, उस दोहरी नैतिकता को वे क्वेश्चन करते हैं। एक अन्य चीज वो ये कि जब अंबेडकर के जमाने के राजनीतिक यथार्थवाद को हम लोग देखते हैं तो उस यथार्थवाद में कई चीजें दिखाई देती हैं। एक तरफ फ्रीडम मूवमेंट है, फ्रीडम मूवमेंट में एक से एक बड़े विप्लवी नेता हैं, क्रांतिकारी नेता हैं। दूसरी तरफ उस फ्रीडम मूवमेंट में महत्वपूर्ण लिबरल नेता हैं जो कि फ्रीडम मूवमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो विभिन्न राजे रजवाड़ों से जुड़े हुए राजा हैं, उनकी भी बहुत सक्रिय भूमिका है। दूसरी तरफ ब्रिटिश शासक हैं और उनसे जुड़ा हुआ पूरा का पूरा तंत्र है। और इन सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या? लाखों लाख जनता की स्वाधीनता आंदोलन में शिरकत, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शिरकत। और उस पूरे के पूरे परिदृश्य को अगर आप देखें, गांधी जी के पीछे कितनी जनता थी। ये आजकल की डिजिटल जनता नहीं है जो कि पीआर कंपनी के ऑफिस में जिसकी संख्या तय होती है। महात्मा गांधी के जमाने में जो जनता थी वो रियल सेंस में जनता थी जो कि महात्मा गांधी के पीछे थी। अंबेडकर उस जमाने में महात्मा गांधी के पीछे करोड़ों लोगों के रहने के बावजूद, अगर महात्मा गांधी के पीछे जितनी बड़ी संख्या में जनता थी उसकी तुलना में अगर अंबेडकर के पीछे खड़ी हुई जनता को देखेंगे तो उसकी संख्या बहुत कम थी। इसके बावजूद अंबेडकर गांधी के दृष्टिकोण की, जहां उन्हें गलत लगता है, उनकी दोहरी
दृष्टि की, उनकी दोहरी नैतिकता की बार बार आलोचना करते हैं। वे उस जनता की भी आलोचना करते हैं जो हिंदू जनता थी, जो कि स्वाधीनता आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही थी। आप कल्पना कीजिए कि ये पूरा का पूरा जो अंबेडकर का जो जाति का जो विमर्श है, धर्म की आलोचना का जो विमर्श है, ये फ्रीडम मूवमेंट में ही विकसित हुआ। तो एक व्यक्ति फ्रीडम मूवमेंट में भाग भी ले रहा है और फ्रीडम मूवमेंट में शामिल होने वाली जनता की आलोचना भी विकसित कर रहा है। अभी तो स्थिति है कि हम जनता की सिर्फ पूजा करते हैं, जनता की आलोचना नहीं करते। और अगर हम जनता की आलोचना करें तो जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है और उसके बाद में जनता जाके कोर्ट में केस करती है या फिर एफआईआर करती है या फिर सरकार या सरकारी दल एफआईआर कराते हैं और केस करते हैं। हमारे अनेक पत्रकार, अनेक इंटेलेक्चुअल्स, अब आप सोचिए, आज का ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि आसाम में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेक्चरर को सिर्फ 5 तारीख पर एक पोस्ट लिखने के लिए, जिस दिन राम मंदिर के लिए शिलान्यास करने के लिए, शिला पूजन के लिए प्रधानमंत्री गए, उस पर एक पोस्ट लिखने के लिए उस पर केस हो गया। सोचिए, आप यहां से देखिए, महात्मा गांधी के पीछे करोड़ों लोग थे हिंदुस्तान के, गहरी आस्थाएं थी लोगों की। उस जमाने में युगांतर के इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी थे जो हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखते थे। बंगाल के क्रांतिकारी जो लोग थे, गांधी के पीछे खड़ी हुई जनता, गांधी का हिंदू मन और युगांतर के क्रांतिकारियों का हिंदू मन और उनकी विचारधारा, अब याद रखिए। और आप फिर देखिए कि अंबेडकर ने कितनी सख्ती के साथ में जाति प्रथा का और हिंदू धर्म का और खासतौर पर मनु के दृष्टिकोण का जो क्रिटिसिज्म विकसित किया, वो क्रिटिसिज्म कितना महत्वपूर्ण है। और उस पर कहीं कोई एफआईआर नहीं, कोई केस नहीं, कहीं कोई अंबेडकर के खिलाफ में जुलूस नहीं। ये कहना ठीक नहीं है। अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसको के देख के आज ये सोचकर डर लगता है कि अगर आज अंबेडकर होते और वो दिल्ली विश्वविद्यालय में या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे होते तो वो शायद अपनी क्लास भी ठीक से नहीं कर पाते। अंबेडकर ने जो जिस पॉलिटिकल यथार्थ के दौर में अपने विचारों का विकास किया, उसमें एक तरफ ब्रिटिश शासक थे, दूसरी तरफ बहुत बड़े कद के जनतांत्रिक आंदोलन के नेता थे और तीसरी तरफ आंदोलनकारी जनता थी। और अंबेडकर किसकी आलोचना कर रहे हैं? जनता के जीवन में व्याप्त जो मनुवादी दृष्टि है उसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। नेताओं के मन में व्याप्त जो मनुवादी दृष्टि है उसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। जजों के बीच में, जजों के संस्कारों में व्याप्त जो मनुवादी दृष्टि है उसकी आलोचना कर रहे हैं। आज तो स्थिति है कि जज की आलोचना करने पर अवमानना का नोटिस और अवमानना का केस ये सामान्य सी चीज हो गई है। नवजागरण की जरूरत क्यों है? नवजागरण की जरूरत इसलिए है कि हम नए सिरे से अपने को दुरुस्त करें। आज स्थिति है कि हम भूल गए कि हमने किस तरह की वैचारिक लड़ाइयां लड़ी। हम ये एकदम भूल गए। हम ये एकदम भूल गए कि अंबेडकर ने जो काम किया वो काम भारतीय समाज के लिए कितना मूल्यवान काम था। हमने अंबेडकर को दलितों का सिर्फ नेता बना के रख दिया और अंबेडकर हमारे लिए क्या है? अब सिर्फ पूजा की चीज है। सोचिए, पतन की सीमा देखिए आप, पतन की सीमा देखिए आप। ज्योतिबा फुले ने परशुराम की सबसे अधिक आलोचना की, अंबेडकर ने परशुराम की सबसे तीखी आलोचना की, लेकिन जो अब अंबेडकर की स्पोक्समैन है वो नेत्री अब कह रही है कि हम अंबेडकर के नाम पर जो लोग खाते हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दलित राजनीति कर रहे हैं, वे लोग अब क्या कह रहे हैं कि हम परशुराम की ही मूर्ति लगाएंगे। यानी अब एक नया डिस्कोर्स है ये। पहले हम भगवान से मुक्त होकर समाज में दाखिल हो रहे थे, नए आधुनिक समाज का निर्माण कर रहे थे और नए आधुनिक समाज की जो समस्याएं उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे थे। अब स्थिति है कि जो नए आधुनिक समाज की जो समस्या है उनसे एस्केप करके हम अपने अपने भगवान खोज रहे हैं। किसी ने राम खोज लिया, किसी ने परशुराम खोज लिया, किसी ने घनश्याम खोज लिया।
क्या हो रहा है ये? तो सभ्यता का विमर्श करने के लिए पहली शर्त है कि आप क्या ईश्वर को और ईश्वर की सत्ता को, जो विचारों के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो उसका वर्चस्व है, क्या उसे आप चुनौती देने के लिए तैयार हैं? अंबेडकर ने यह काम अपने तरीके से किया। नवजागरण के जो पुरोधा थे उन्होंने अपना यह काम अपने तरीके से किया। हमें यह काम अपने तरीके से शुरू करना होगा। हमें जो ईश्वर की सत्ता के प्रतीक के तौर पर जो चीज कल्टीवेट की जा रही है, ईश्वर की सत्ता के प्रतीक के तौर पर कौन चीज थी मध्यकाल में? वो था राजा। सर्वतंत्र स्वतंत्र के तौर पर, सर्वशक्तिमान के तौर पर उसी की पूजा होती थी या भगवान की पूजा होती थी। और अब सर्वतंत्र स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान के तौर पर सिर्फ एक नायक की पूजा होती है। और यह खतरनाक की जगह है, यह खतरे की जगह है। यहां से सारे विमर्श उल्टी दिशा में जा रहे हैं। अब सारे के सारे लोग अपने अपने लिए एक सर्वशक्तिमान की खोज कर रहे हैं। नया वैकल्पिक सत्ता विमर्श, ये सर्वशक्तिमान महानायक इन सबसे मुक्ति के मार्ग से होकर गुजरता है। इसलिए अगर हमें एक नए वैकल्पिक सभ्यता विमर्श को पैदा करना है तो हमें ईश्वर का मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन फिर से करना होगा। ईश्वर की सत्ता के बारे में फिर से विचार विमर्श शुरू करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि पहले जो है वो एक प्रॉब्लम थी नवजागरण के पहले कि जितना भी डिस्कोर्स था, यानी दर्शन वाले हैं, वो दार्शनिकों को केंद्र में रख के लिख रहे थे, तो उनके लिखे को दार्शनिक पढ़ते थे। जो लेखक थे वो लेखक को केंद्र में रख के लिख रहे थे, उनके लिखे को लेखक पढ़ते थे। लेकिन आधुनिक काल जब आया और नवजागरण खासतौर पर आया, तो नवजागरण ने इस जो संबोधित करने की जो पद्धति थी, परंपरा थी, इसे बदल दिया। राजा राममोहन राय से इसकी शुरुआत हुई और अंबेडकर ने इसे क्लाइमैक्स पर पहुंचाया। अब राजा राममोहन राय जो कह रहे हैं वो दार्शनिकों के लिए नहीं कह रहे हैं। दार्शनिक तो पढ़ेंगे ही। वो किसे संबोधित कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जनता को संबोधित कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले जो धर्म का विमर्श, दर्शन का विमर्श नवजागरण में निर्मित करते हैं, वो किसको संबोधित है? वो दार्शनिकों को संबोधित नहीं है, वो समाजशास्त्रियों को संबोधित नहीं है, वो साधारण जनता के लिए संबोधित है। तो अब एक नया जो एक पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वो पैराडाइम शिफ्ट ये हुआ कि नवजागरण में जो लोग आए, उन्होंने ये जो दार्शनिक से बात करेगा, साहित्यकार से बात करेगा, आलोचक से बात करेगा, ये जो पद्धति थी मध्यकाल की, इस पद्धति से बाहर निकल के उन्होंने एक नई दिशा दी कि विचार किसके लिए? विचार जनता के लिए। विचारों में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जनता पार्टिसिपेट करेगी। विचार किसे संबोधित होने चाहिए? जनता को संबोधित होने चाहिए। और जनता को जब विचार संबोधित होंगे तो हमें निर्भय होके जनता को संबोधित करना होगा। हमें ये हानि लाभ का जो मैथमेटिक्स हमारे दिमाग में रहता है, जिसके आधार पर हम लोग सोचते रहते हैं, इस मैथमेटिक्स से अपने को निकालना होगा। क्या बोलेंगे तो क्या फायदा होगा, बोलेंगे तो क्या नुकसान होगा, ये सोच के विचारों का विमर्श तैयार नहीं होता। आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल या विचारधारात्मक संघर्ष नहीं चलाए जाते। तो नवजागरण ने जो एक नया पैराडाइम शिफ्ट किया कि अब विचार जनता को संबोधित होते थे। जनता अब तय करती थी कि विचार रहेंगे या नहीं रहेंगे, विचार माने या न माने। दार्शनिक तय नहीं करते थे कौन सा विचार सही है, कौन सा गलत है। पहले ये सारे के सारे फैसले ये पेशेवर लोग आपस में करते थे। अब पेशेवर लोग सीधे जनता को संबोधित करते हैं। और ये एक नई चीज थी और इसने सारे के सारे विमर्श के दायरे बदल दिए। एक अन्य पहलू है जिस पर के हम लोग कायदे से ध्यान दें, वो ये कि हम ये भी कह सकते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि ये जो पहले था कि दर्शन शास्त्री या समाज शास्त्री एक दूसरे के बीच में विमर्श करते रहते थे, अब यह है कि गैर दर्शन शास्त्री समाज शास्त्री दर्शन के, समाज शास्त्र के, राजनीति के तमाम प्रश्नों पर बात करते हैं
और उसमें वो जनता है। एक और चीज है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंबेडकर के, ज्योतिबा फुले के, इनके आने के पहले तक, यानी आधुनिक काल की शुरुआत के पहले तक, दलित जो था, शूद्र जो था, उस दलित और शूद्र की क्या स्थिति थी? दलित शूद्र में स्थिति यह थी कि दलित की जो दशा थी वही तकरीबन मुसलमान की भी दशा थी। स्त्री की भी दशा वही थी। वो दशा क्या थी? इन तीनों के लिए, खासतौर पर स्त्री के लिए और शूद्र के लिए, जो चीज महत्वपूर्ण थी वो क्या थी? सिर्फ शरीर और शरीर। शरीर के अलावा, यानी उसकी कोई दुनिया ही नहीं थी। शरीर के अलावा उसका कोई पब्लिक स्पेस ही नहीं था, कोई सार्वजनिक स्पेस नहीं था। वो शरीर जहां तक जाएगा, शरीर की जहां तक जरूरत है, वही उसका सार्वजनिक स्पेस है। तो आधुनिक काल के पहले, अगर सभ्यता विमर्श पर ध्यान दें, तो आधुनिक काल के पहले सिर्फ शूद्रों की बॉडी केंद्र में थी, स्त्रियों की भी बॉडी केंद्र में थी। अधिकतर केस में यही देखा गया। लेकिन अंबेडकर के आने के बाद, ज्योतिबा फुले के आने के बाद जो परिस्थितियां बदली, राजा राममोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के आने के बाद में जो परिस्थितियां बदली, उन परिस्थितियों को नोटिस लिया जाना चाहिए। और खासतौर पर अंबेडकर के आने के बाद की ये परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अंबेडकर की लड़ाई का पहला बहुत बड़ा हिस्सा वो क्या है? वो ये है कि दलित के लिए सार्वजनिक स्पेस में एंट्री होनी चाहिए, दलित की सार्वजनिक स्थानों में एंट्री होनी चाहिए। और इसके लिए जो सबसे अच्छा रूप हो सकता था, मसला हो सकता था, वो ये था कि जो सार्वजनिक कुएं हैं वहां से दलित पानी ले सकें, जो सार्वजनिक मंदिर हैं वहां दलित जा सकें। और ये जो जगह थी, वो मंदिर इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि उन्हें भगवान की पूजा करनी है, बल्कि इसलिए कि अब दलित जो कल तक सिर्फ बॉडी में था, उसका सिर्फ शारीरिक अस्तित्व था, अब उस शारीरिक अस्तित्व के अलावा उसके लिए सार्वजनिक स्पेस की भी जरूरत थी। और ये जो सार्वजनिक स्पेस की जरूरत और सार्वजनिक स्पेस के निर्माण की जो प्रक्रिया जो अंबेडकर ने शुरू की, और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रभावशाली ढंग से शुरू की, इसमें तमाम किस्म के लिबरल, मॉडरेट किस्म के लोगों की भी उन्हें मदद मिली, उसमें हिंदुओं की भी मदद मिली, ब्राह्मणों की भी मदद मिली उनको। लेकिन पहलकदमी अंबेडकर की अपनी थी। और ये जो चीज थी, इसने एक नई चीज को पैदा किया, वो ये था दलितों के लिए सार्वजनिक स्पेस। ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, इन तीनों ने जो चीज पैदा की वो ये थी कि स्त्री को उसके शरीर से बाहर निकाल के सार्वजनिक स्पेस पर लाया जाए। शिक्षा एक सार्वजनिक स्पेस में लाने का एक बहुत बड़ा मीडियम साबित हुई। तो पहले ये दलित और स्त्री दोनों सिर्फ बॉडी के तौर पर आइडेंटिफाई होते थे, और बॉडी ही इनका सार्वजनिक स्पेस था, इसके अलावा कोई और स्पेस नहीं होता था इनका। लेकिन पहली बार एक नया शिफ्ट आया, एक फिनोमिनल शिफ्ट आया, वो ये कि स्त्री और दलित दोनों के लिए सार्वजनिक स्पेस की खोज की गई। और सार्वजनिक स्पेस बड़े पैमाने पर खासतौर पर दलित के लिए निर्मित किया गया, उसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई, आंदोलन किए गए। और ये जो आंदोलन किए गए, इसने दलित को शरीर से निकाल के सार्वजनिक स्थान पर बिठा दिया। अब दलित जो है वो पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा था, वो सिर्फ बॉडी भर नहीं था। अब दलित मंदिर में भी जा सकता था, उसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई। मंदिर प्रवेश के लिए सार्वजनिक कुएं जो थे उन पर भी वह जा सकता था, वहां से वो पानी ले सकता था। ये जो गांव में जो परेशानी थी कि खेतों में पानी नहीं मिलेगा, इसके लिए भी लड़ाइयां लड़ी गई। तो पहले दलित सिर्फ शरीर था, मूल बात यह। अब अंबेडकर के प्रयत्नों से, अंबेडकर के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है, उससे दलित को सार्वजनिक स्पेस मिला। और ये जो सार्वजनिक स्पेस में जो दलित दाखिल हुआ, उसने दलितों और सवर्णों के बीच में
टकराव या अंतर्विरोध तेज की है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है ये, मैं भी पहले ये सोचता था कि जो लिखा है वो ठीक ही लिखा है। वो लिखा ही है कि अंग्रेजों के आने के बाद जाति प्रथा में इजाफा हुआ, जातियां बढ़ी। सतह पर ये बात अपील करती है क्योंकि जातियां बढ़ी, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि अंग्रेजों के आने के बाद और खासतौर पर नवजागरण के आने के बाद ये दलितों के लिए जो सार्वजनिक स्पेस की खोज की गई, उनके लिए जो लड़ाइयां लड़ी गई, इसमें अपरिहार्य था टकराव होना। तो जातिगत संघर्ष जो बढ़े, जातिगत टकराव जो बढ़े, उसका कारण यह नहीं है कि अंग्रेज जाति प्रथा को फलने फूलने देना चाहते थे। वो गौण कारण है। असल कारण यह है कि यह नीचे जो परिवर्तन घट रहा था, कल तक दलित एक शरीर था, अब वो शरीर न रह के वो अपने लिए एक सार्वजनिक स्पेस भी खोज रहा था, सार्वजनिक स्थान भी खोज रहा था, और ये सार्वजनिक स्थान उसने निर्मित किया, अर्जित किया लड़ाइयों से। तो जाहिर है सवर्णों के साथ में उसकी टकराहट बढ़ेगी। तो जो जो दलित और स्त्रियां सार्वजनिक स्पेस में अपनी जगह बनाती जाएंगी, जाहिर है कि स्त्रियों का पुंशवाद के खिलाफ में, पुंशसत्ता पितृसत्ता के खिलाफ में, दलितों का पितृसत्ता के खिलाफ में और सवर्णों के खिलाफ में टकराव बढ़ता जाएगा। यह अपरिहार्य है, और यहीं से एक सभ्यता का वैकल्पिक परिदृश्य निकल के आ रहा है। इसलिए वो है जो घटनाएं मंदिर प्रवेश की या किसी सार्वजनिक कुएं से पानी लेने की जो घटनाएं हैं, वे घटनाएं साधारण घटनाएं नहीं है। वे आप खाली उसे एक इवेंट के तौर पर न देखें, बल्कि वे एक बड़ी प्रक्रिया जो चल रही है समाज में, उसकी तरफ ध्यान खींचती हैं। और यही वजह थी कि आपके यहां जो अनटचेबिलिटी थी, उस अनटचेबिलिटी की हालत यह थी कि हम अनटचेबिलिटी को कभी डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं थे। यह तो एक सच है कि अगर ज्योतिबा फुले ने अनटचेबिलिटी को एक मसला न बनाया होता तो अछूत समस्या केंद्र में नहीं आती। और अगर उस पर एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी अंबेडकर ने न की होती तो अछूत समस्या बड़ी समस्या बनती ही नहीं। अंग्रेजों के लिए अछूत समस्या महत्वपूर्ण समस्या नहीं थी, कांग्रेस के लिए भी अछूत समस्या महत्वपूर्ण समस्या नहीं थी, लेकिन अंबेडकर के लिए थी। अंबेडकर के बार बार अछूत समस्या के खिलाफ में आंदोलन करने के कारण कांग्रेस मजबूर हुई और उसने अछूत समस्या को भी एक एजेंडा बनाया अपना। तो इसका श्रेय किसे जाता है? अछूत समस्या को रिकॉग्नाइज करने में कांग्रेस सफल नहीं हुई। रिकॉग्नाइज किया तब जब अंबेडकर ने प्रेशर क्रिएट किया। तो अछूत को बाणी देने का काम, अछूत समस्या को सेंटर में लाने का काम, अछूतों के सवालों को सबसे पहले विस्तार से थ्योरेटिकली आंदोलन के रूप में केंद्र में लाने का काम किया अंबेडकर ने। और उसकी जो विस्तृत जमीन उन्होंने विभिन्न किस्म के जो अनुसंधान करके तैयार की, वैसी विस्तृत जमीन तो किसी ने वैसा तो लिखा ही नहीं है। इतना शानदार गंभीर विश्लेषण जाति प्रथा का, धर्म का, यहां उसके जो लेयर हैं उनका किसी ने नहीं किया। हमारे यहां धर्म के व्याख्याकार बहुत हैं, दर्शन के भी व्याख्याकार बहुत हैं, लेकिन धर्म और दर्शन के जितने व्याख्याकार हैं अंबेडकर के जमाने तक, उसके बाद तक, अभी इन सब के पास में इसका कोई उत्तर नहीं है कि मनु आज भी हमारे जीवन में क्यों जिंदा है। मनु ने जो सिस्टम विकसित किया वो सिस्टम क्यों जिंदा है, हम नहीं जानते। हमें कोई ये बात नहीं बताता। सवाल तो उठता है कि मनु है कि नहीं। मनुस्मृति ने जिस तरह के आचार व्यवहार को जीवन में आरोपित किया, क्या वो आचार व्यवहार जीवन में है या नहीं। तो नया जो सभ्यता विमर्श, जो वैकल्पिक सभ्यता विमर्श तैयार होगा, उस वैकल्पिक सभ्यता विमर्श की ब्यूटी यह है कि उसका जो सबसे बड़ा जो संघर्ष का क्षेत्र है, वो संघर्ष का क्षेत्र यह है कि आप इस पूरे के पूरे जाति प्रथा से जुड़े हुए जो विमर्श है, और खासतौर मनु की भूमिका है,
उस मनु की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? हमारे यहां नॉर्मली हुआ यह है कि मनु की भूमिका के बारे में और मनु के बारे में हमने गंभीरता से बात करनी बंद कर दिया है। कोई डिस्कोर्स नहीं है। हमने ये मान लिया है कि मनु की जरूरत हमारे यहां खत्म हो चुकी है। मनु तो है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ अंबेडकर ने ध्यान खींचा है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये कि ये जो मनुस्मृति है, कहने के लिए तो ये अब दुनिया बदल गई, संविधान आ गया है हमारे बीच में, और ये संविधान आया है तो अब मान के चल रहे हैं कि अब संविधान ही देश संभाल रहा है और संविधान ही देश चला रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि कहने के लिए संविधान है, सेक्युलर राष्ट्र है, सेक्युलर समाज है, लेकिन समाज का संचालन दो चीजें कर रही हैं, मनुस्मृति और मनुस्मृति से जुड़े हुए सामाजिक समूह। वे पूरे के पूरे देश का और देश की प्रत्येक अधरचना का संचालन वो लोग कर रहे हैं। चाहे राजनीति हो, धर्म हो, दर्शन हो, न्यायपालिका हो, सब पर उनका बहुत गहरा असर है। कई महत्वपूर्ण चीजें जो अंबेडकर ने रेखांकित किए, उन्हें मैं शेयर करना चाहता हूं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। वो चीज क्या है? अंबेडकर ने एक बड़ी बात कही है जो कि मुझे भी पढ़ के अच्छा लगा और मेरी भी शिक्षा हुई इससे। मेरे भी बहुत सारे अंदर की जो है भ्रम टूटे। पहले मैं इससे सहमत नहीं हो पाता था कि बार बार ये मनुस्मृति की बात क्यों कर रहे हैं अंबेडकर। अभी तो मनुस्मृति नहीं है। मैंने एक आध बार फेसबुक पर लिख भी दिया था, जो कि सही नहीं है। मैं अपनी आलोचना करने के लिए तैयार हूं। अंबेडकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान खींचा है, और वो वैकल्पिक सभ्यता विमर्श के लिए बेहद जरूरी है। वो ये है कि अंबेडकर ने लिखा है कि मनुस्मृति की कानून के रूप में भले ही मान्यता नहीं रही, लेकिन प्रथा के रूप में वह आज भी विद्यमान है। कहने के लिए भारत में कानून है, इंडियन पेनल कोड है, सेक्युलर राष्ट्र है, सेक्युलर संविधान है, सेक्युलर सरकार है, सेक्युलर न्यायपालिका है, सब कुछ सेक्युलर है। कागज पर हर चीज सेक्युलर है। लेकिन इसके बारे में जो अंबेडकर ने आलोचना लिखी थी, वो आलोचना आज भी रिलेवेंट है। अंग्रेजों के जमाने में ये ज्योतिबा फुले बहुत खुश थे कि मनुस्मृति के द्वारा अब कम से कम न्याय का संचालन नहीं होगा। सतह पर दिखता था ये। उन्होंने इसके लिए भूरी प्रशंसा की। इसे हमने ज्योतिबा फुले के समय जब बातचीत की थी, उस समय कोट भी किया था आपको। अंबेडकर भी कहते हैं कि हाँ, ये बात तो ठीक है कि उन्होंने किया, लेकिन एक्चुअल में स्थिति क्या है? एक्चुअल में स्थिति यह है कि जो इंडियन पेनल कोड है, इंडियन पेनल कोड को लागू करने वाली जो न्यायपालिका है, ये जो पार्लियामेंट है, ये जो सो कॉल्ड संसदीय जनतंत्र है, ये सारी की सारी चीजें जो कि धर्मनिरपेक्षता की हिमायत करती हैं। सवाल ये, क्या ये नए किस्म के कानून को लागू करने का काम करती हैं? एक ही उत्तर होगा, नहीं। एक जगह अंबेडकर लिखते हैं, कोट, और ये अंबेडकर कर किस लिए रहे हैं? अंबेडकर ये बताना चाहते हैं कि ये जो कानून जो लागू है, और वह जो कानून जो प्रथा में कन्वर्ट हो चुका है, जो अब लोगों के जेहन में उतर चुका है, मनुस्मृति, वो एक सामाजिक प्रथा का रूप ले चुका है।
तो नया जो राजनीतिक परिदृश्य है, नई जो न्यायपालिका है, नई जो संसद है, नया जो लोकतांत्रिक परिवेश है, सो कॉल्ड या सेकुलर परिवेश है, उसके बारे में अंबेडकर की जो ये आलोचना है, ये आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं, कोट, राज्य जितने पुर असर ढंग से कानून को लागू करता है, यानी सेकुलर कानून को, उससे भी अधिक, कहीं अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रथा को, यानी मनु ने जो प्रथा जारी की थी, प्रथा को जनसमूह लागू करता है। इसका कारण यह है कि संगठित जनसमूह की बाध्यकारी शक्ति राज्य की बाध्यकारी शक्ति से कहीं अधिक प्रबल होती है। अंबेडकर के जमाने में जो बात सच थी वह आज भी सच है। जनसमूह की बाध्यकारी शक्ति हिंदुस्तान के निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर मनुस्मृति की प्रथा, मनुस्मृति को प्रथा के रूप में बनाए रखने में सबसे इफेक्टिव मशीनरी के तौर पर काम कर रही है और आज भी काम कर रही है। मनु कहते हैं कि मनु का धर्म तकनीकी दृष्टि से कानून नहीं रहा, फिर भी इस कारण उसके प्रभाव पर कोई आंच नहीं आई। ऐसी परिस्थितियां हैं जो मनु धर्म के प्रभाव को पूरा करने में सक्षम हैं, अनकोट। यानी आधुनिक काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है? मनु द्वारा सृजित प्रथाओं का शासन महत्वपूर्ण है या ये धर्मनिरपेक्ष शासन महत्वपूर्ण है, इसका असर है। वास्तविकता यह है कि मनु का शासन लोगों के जेहन में, लोगों के आचार व्यवहार में, लोगों की चिंताधारा में, लोगों के वैल्यूज में, लोगों की आदतों में, लोगों के संस्कारों में एकदम रच बस गया है, घुल मिल गया है और वे उसी के अनुसार काम करते हैं, उसी के अनुसार शादी करते हैं, उसके अनुसार खान पान करते हैं, उसी के अनुसार जीते हैं। वे अपने जीवन शैली के हर क्षेत्र में मनुस्मृति का अक्षरशः पालन करते हैं। और इस अक्षरशः पालन करने के क्रम में जो खतरनाक चीज होती है वो ये कि मनुष्य के अपने जो आदतें और संस्कार हैं जिनके बारे में हमने कोई विमर्श नहीं किया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अंबेडकर पहले व्यक्ति है भारत में जो कि आदतें और संस्कार इन दोनों का विश्लेषण करते हैं और मनुस्मृति को उसके साथ में रिलेट करते हैं। हमारे यहां मूल्यों की लड़ाई है, हमारे यहां विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन आदतों और संस्कारों में किस तरह से विचारधारा घुल मिल जाती है, इसके बारे में सबसे पहले डिटेल्स में अंबेडकर चिंता व्यक्त करते हैं। दिलचस्प है ये। यूरोप में तो इधर के वर्षों में, पिछले 30-40 वर्षों में मार्क्सवादियों का ध्यान गया है, खासतौर पर पियरे बोर्दियो और दूसरे लोगों ने इस पर काम किया है कि कैसे जो है व्यक्ति के अंदर उसके संस्कार, आदतें, ये कैसे सैकड़ों सालों में निर्मित होते हैं और बनते हैं और वे कैसे उसकी विचारधारा को, उसकी एक्टिविटीज को, उसके समूचे जीवन को प्रभावित करते हैं और संचालित करते हैं। लेकिन अंबेडकर तो 1930, 1925 में ये बात सोच रहे हैं और लिख रहे हैं। अंबेडकर आज से 70-80 साल पहले ये बात सोच रहे हैं और लिख रहे हैं। 100 साल पहले ये बात सोच रहे हैं और लिख रहे हैं कि किस तरह से भारत में जो समाज है उस समाज की संचालक शक्ति कौन है? मनुस्मृति। और मनुस्मृति क्यों है संचालक शक्ति? क्योंकि मनुस्मृति ने आम जनता के जीवन में संस्कार और आदतों के जरिए गहरी पैंठ बना ली है। तो नए सभ्यता विमर्श के लिए कौन सी चीज जरूरी है? ये जो मनुस्मृति से द्वारा संचालित जो आदतें और संस्कार हैं, इनको चुनौती दी जाए, इनका मॉडर्न विकल्प खोजा जाए। एक साधारण सी चीज है जो कि खाली सरकार इतना कर दे, कानून तो है लेकिन नीचे प्रैक्टिस गायब है। सिर्फ एक चीज कर दे,
कोर्ट मैरिज होगी। सिविल मैरिज कंपलसरी कर दे, खाली वही तरीका होगा एक। आपने क्या किया अभी, आपने सिविल मैरिज के नाम पर, सिविल मैरिज तो है, अगर कोई चाहे तो सिविल मैरिज कर सकता है, लेकिन आपने धार्मिक शादियों को भी आपने मान्यता दी हुई है और उनके लिए जगह छोड़ी हुई है। तो समाज में शादियां कैसी हो रही हैं, धार्मिक शादियां ज्यादा हो रही हैं, हिंदू धर्म की रीति से। तो आपने मॉडर्नाइजेशन तो किया नहीं, आपने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया कि आप अपने यहां अंतर धार्मिक अंतर जातीय विवाह इन पर जोड़ देते और इनका विकास करते। कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। लेकिन आपने क्या इसे कंपलसरी किया कि नहीं, यही विकल्प होगा तुम्हारे सामने। सो नया जो डिस्कोर्स आप पैदा करेंगे वो कहां से पैदा करेंगे, कहां चुनौती है? चुनौती है संस्कारों में और आदतों में। क्या हम संस्कारों को हम चुनौती देने की स्थिति में हैं? आज की स्टेज में तो कोई भी व्यक्ति संस्कारों को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं। कोरोना के दौर में अभी शादियां हुई हैं, हजारों शादियां हुई हैं, और इन हजारों शादियों में बड़े पैमाने पर कोई 20-25 से ज्यादा बाराती नहीं गए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर सोने का लेन देन हुआ है। क्योंकि जो शादी में खर्चा हो रहा था, जो ऊपरी तामझाम में खर्चा हो रहा था, उसका सोना खरीदा गया और सोना खरीद के दे दिया गया दहेज में। जो नया जो डिस्कोर्स है, जहां से कि नई बहस शुरू हो सकती है, वो ये कि हम संस्कारों के इस ग्रिप से जो मनुस्मृति ने बनाए हैं, जो आदतें जो मनुस्मृति ने निर्मित की हैं, उन आदतों से हम कैसे बाहर निकलें। वो कहते हैं कोट, जब किसी समुदाय के भीतर कर्म, अनुभव, आस्था, आकलन, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के तौर तरीके क्षण क्षण कर प्रथा और परंपरा का रूप धारण कर लेते हैं, तो उन्हें लागू करने के लिए कानूनी मान्यता की आवश्यकता नहीं रह जाती। समूह सदैव सामूहिक कार्यवाही द्वारा पूर्णाधिकारों का अंबार खड़ा कर सकता है और देख सकता है कि उनका उल्लंघन न होने पाए। अनकोट। हमने लगातार यह चीज नोटिस की है, दिल्ली में, हरियाणा में खासतौर पर यह चीज बार बार नोटिस की गई है कि अगर किसी लड़के ने इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजियस मैरिज की है, तो उस मैरिज के खिलाफ में बाकायदा सनातनी लोग अदालत के दरवाजे तक पहुंचे, लड़के लड़की के दरवाजे तक पहुंचे, उनको मिलने से रोका है। अंबेडकर ने जो बात आज से 100 साल पहले कही थी, वो बात आज भी सच है। कोर्ट उन्हें मिला नहीं पाता, कोर्ट उन्हें शांति से रहने के लिए, अदालत उन्हें शांति से रहने के लिए परमिशन नहीं दे पाती। कायदे से किसी जज को वे याचिकाएं एंटरटेन नहीं करनी चाहिए। पुलिस को बढ़ चढ़ के एक्शन पहले से लेना चाहिए, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं लेती। एक अन्य चीज जिसकी तरफ वो ध्यान खींचते हैं अंबेडकर, वो ये कि ये जो हिंदुओं के जो कर्म है ना, और हिंदुओं के जो संस्कार है, इन हिंदुओं के संस्कार पर मनुस्मृति का बहुत गहरा शिकंजा है। और ये शिकंजा सिर्फ इस पीढ़ी तक सीमित नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ये भविष्य की पीढ़ियों तक ये फैला हुआ है। हिंदू धर्म में जब एक व्यक्ति जन्म ले लेता है और वो आ जाता है, तो उसकी ये मुश्किल है कि अब हिंदू धर्म उसका और मनुस्मृति उसका मृत्यु के बाद तक पीछा नहीं छोड़ती। और इससे भी बड़ी चीज जिसकी तरफ अंबेडकर ने ध्यान खींचा है, और बहुत ही शानदार चीज है, वो कहते हैं
एक और बात जो मनु के धर्म को समाप्त नहीं होने देती वह यह है कि कानून उसके प्रचार प्रसार को नहीं रोकता। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो संभवतः लोगों के जेहन में उतरने नहीं पाती। अब आप सोचिए यहां से कि कानून का काम है धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करना, कानून का काम है गलत परंपराओं से समाज को बचाना। अंबेडकर कहते हैं कि कानून कभी भी बढ़कर मनुस्मृति के द्वारा जो संचालित जो चीजें हैं उनको रोकता नहीं है। क्यों नहीं रोकता? सो नया डिस्कोर्स, नई वैकल्पिक सभ्यता तब शुरू होगी, उसकी पहली ईंट वहां रखी जानी चाहिए, वो अयोध्या में नहीं। उसकी पहली ईंट यहां रखी जानी चाहिए कि कानून खुलकर हस्तक्षेप करेगा अगर मनुस्मृति के अनुसार चीजें संचालित की जाएंगी समाज में। तो स्ट्रिक्टली इंडियन पेनल कोड और सेकुलर लॉ को इंप्लीमेंट किया जाएगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि जज जो है वो मनुस्मृति के, और पुलिस मनुस्मृति के पालन पर ध्यान न दे बल्कि मनुस्मृति के पालन को रोकने पर ध्यान दे। अभी तक स्थिति यह रही है कि मनुस्मृति के पालन पर हमारे यहां ध्यान ज्यादा गया है, वो रोकते नहीं है, उसे चलने देते हैं और वो चल रहा है और इससे मनोबल बढ़ा है मनुस्मृति के पक्षधरों का। तो लड़ाई कहां है? आइडियोलॉजिकल लड़ाई कहां है? नई मानव सभ्यता के विमर्श की लड़ाई किससे है? आइडियोलॉजिकली मनुस्मृति और उसके द्वारा जो प्रथागत संसार रचा गया है, जो कि हमारी आदतों, हमारे एटिकेट, हमारे संस्कार, इन सब में एकदम रच बस गया है और हम ऑटोमेटिकली उसी दिशा में काम करते हैं। हम कभी सोचते ही नहीं है कि मनुस्मृति हमें बाई नेचर डिवीजन के लिए या सामाजिक विभाजन के लिए मानसिक तौर पर तैयार करती है, हमें प्रकृति से अनटचेबल बनाती है और अनटचेबिलिटी की तरफ ठेलती है। मनुस्मृति के खिलाफ में हमने कोई सुसंगत, पिछले 70 साल में कोई सुसंगत विचारधारात्मक संघर्ष हमने शुरू ही नहीं किया, न सेकुलर कतारों में, न वामपंथी कतारों में। तो मनुस्मृति के खिलाफ में जब लड़ाई नहीं लड़ी गई, आलोचना ही नहीं लिखी गई, तो आप बताइए मुझे कि आप धर्मनिरपेक्ष समाज को अर्जित कैसे करेंगे? धर्मनिरपेक्ष मनुष्य को अर्जित कैसे करेंगे? और धर्मनिरपेक्ष भारत को अर्जित कैसे करेंगे? अंबेडकर नवजागरण के इस पहलू को गंभीरता से लेते हैं और वे कहते हैं कि अगर हमें इस समाज को बदलना है और इस समाज के समूचे विमर्श को बदलना है, इसके डायरेक्शन को बदलना है, तो ये जो एक सामान्य मानसिकता है ना कि मैं तो कानून का पालन करता हूं, कौन से कानून का? मनुस्मृति के कानून का, मैं अच्छा हिंदू, इस डायरेक्शन को बदलना होगा। इस डायरेक्शन को बदले बिना, ये डायरेक्शन ये होना चाहिए कि मैं संविधान का पालन करता हूं और मैं संविधान के अनुसार जीना चाहता हूं, और संविधान का पालन कराने वालों की ये जिम्मेदारी होगी कि वे मनुस्मृति और उसी तरह की दूसरी जो प्रथाएं हैं उनको कानूनी सख्ती के साथ रोकें, हस्तक्षेप करके रोकें। जो स्टेट की मशीनरी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह मनुस्मृति को समाज में फलने फूलने न दे, उसके खिलाफ में वो वैचारिक संघर्ष शुरू करे। तो नया सभ्यता का विमर्श सिर्फ यहां से शुरू नहीं हो सकता कि हम अंबेडकर को मानते हैं। नहीं, अंबेडकर कोई शौक की चीज थोड़ा ही है। अंबेडकर कोई आपसे कमिटमेंट थोड़ा ही चाहते हैं कि आप मुझे समर्थन दीजिए, मैं आपको समर्थन दूंगा। अंबेडकर ने जिस बुनियादी चीज की तरफ ध्यान खींचा है वो ये कि मनुस्मृति का एक प्रथा के तौर पर कानून भी विरोध करे, कानून उसे रोके, राज्य उसका विरोध करे, राज्य उसे रोके, और हम इंटेलेक्चुअल उसका विरोध करें और उन तमाम परंपराओं से बाहर निकलें, उन तमाम आदतों से बाहर निकलें जिनको कि हमने मनुस्मृति के जरिए विरासत में अर्जित किया और पाया है। वही नए वैकल्पिक विमर्श को निर्माण करने में, निर्मित करने में, उसका सामाजिक आधार तैयार करने में हमारी मदद कर सकता है। फिलहाल इतना ही रखें। थैंक यू।
जी, मेरी आवाज अब मिल रही होगी सबको। तो हम्म, बहुत जरूरी बात, और खास तौर पे अंत में हम जहां जिस जगह पहुंचे, और जो जिस बात से मैं इतना ज्यादा इत्तेफाक रखता हूं कि मैं बार बार ये कहता हूं कि वो सारे लोग, खास तौर पे वो जिनको एक एक ये सबसे पहली बात तो यही गलतफहमी है अपने आप में कि जाति के आधार पे मैं ऊंचा या मैं नीचा हूं, क्योंकि विज्ञान जो है बहुत पहले साबित कर चुका है कि ये सब जो है वो फेक है, फॉल्स है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार है ही नहीं। पर दिक्कत ये है कि पिछले कुछ सालों में हमने जो है वो उल्टे कदमों से हमारी गाड़ी जो है वो बैक गियर में चल रही है, और हमको किसी ने ये बता दिया है शायद कि बैक गियर में गाड़ी चलाने से पेट्रोल कम खर्च होता है। तो हम धीमे धीमे हम्म, पीछे की ओर जा रहे हैं। होना यह था कि हमको समय के साथ विज्ञान की पढ़ाई पे जोर दिया गया, और सबने सबने पढ़ा। हमको समय के साथ इन सारी चीजों को जो अवैज्ञानिक हैं उनको मानने की जगह जो है हमको इनसे हम्म, दूर जाना चाहिए था। ऐसा ही एक सच जो है वो रेस है, या जाति है, या कुछ और हो सकता है कि किसी विशेष जाति में बुद्धि ज्यादा होती है या किसी विशेष जाति में समझदारी कम होती है, जिसको आमतौर पे सवर्ण समाज जो है वो मेरिट कहता है। और दरअसल उसका कारण वैज्ञानिक है बहुत, कि कंडीशनिंग एक शब्द है, कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां लोग पढ़े लिखे थे, उनका पढ़ाई पे जोर था। मैं स्कूल से घर लौटने के बाद, एक तो अव्वल तो मैं अच्छे स्कूल में जा सकता था, दूसरा मैं स्कूल से घर लौटने के बाद अपने माता पिता रिश्तेदारों से चर्चा कर सकता था उस बारे में, और मुझे हर रोज प्रेरित किया जा रहा था कि मुझे आगे और पढ़ाई करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर मैं हम्म, ये सोच के देखूं कि मैं अगर किसी ऐसे घर में पैदा हुआ होता जहां मेरे पिता जो है वो मजदूरी कर रहे होते या कोई और काम कर रहे होते, मेरी माँ भी कोई ऐसा ही काम कर रही होती, और मेरे परिवार में पिछली पीढ़ी किसी पीढ़ी में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, और मैं मेरे ऊपर उसका बिल्कुल असर पड़ता, और अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये मेरी जाति की वजह से होता, तो ये सच नहीं था। ये संसाधन, संसाधन मतलब सामाजिक संसाधन, पारिवारिक संसाधन, आर्थिक और वैचारिक संसाधन, इनके अभाव में होता। और जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि मैं ये बात बार बार दोहराता हूं कि आपको जाति की व्यवस्था तोड़ने के लिए विवाह करने होंगे, और ढेर सारे अंतर जातीय विवाह करने होंगे। उसके बिना कोई और रास्ता है ही नहीं। लेकिन हमारा समाज जो बार बार ये कहता है कि हम जाति को नहीं एक और मानते। चीज है, एक और चीज है, जी प्रोफेसर, मैं जी जी भूल गया था। जी वो ये कि ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था और उसका जो पूरा का पूरा तंत्र है ना, जो बहुत ही बारीकी से घुला मिला है बिल्कुल हमारे जेहन में, बिल्कुल जी उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि वहां शरीर पर कब्जा करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल अगर शरीर रिवेल हो जाए, जी वो हमारी न माने, जी तो जी फिर उसका बहिष्कार करो, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो तब पितृसत्ता उसका है, ये बहिष्कार जाति करो। है, हाँ हाँ। और इसका नुकसान खास तौर पे महिलाओं को ये समझना बहुत जरूरी है कि जाति व्यवस्था जिस पितृसत्ता से आती है उसका नुकसान उनको भी उतना ही है। महिलाओं को ज्यादा नुकसान है, क्योंकि पहले ही वो समाज में सेकेंडरी सिटीजन है। तो इस पर जाति, और वो आ कहां से रही है, और ये जो पूरा कंसेप्ट, ये जो परंपरागत विवाह का है, वो भी एक तरह से स्त्री और उसके शरीर को प्रॉपर्टी या संपत्ति मानने का जो एक कंसेप्ट है वो वहीं से ही आता है। तो परंपरागत विवाह में कि बाकी पुरुष मिलकर फैसला ले रहे होते हैं कि स्त्री का जीवन कैसा अरे होगा, होगा भी कि भाई, नहीं होगा। इसी इससे इससे समझ लो, खाली एक बहुत छोटी सी चीज है। जी आप पिछले 70 साल के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाइए आप, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहीं नहीं है इस बारे में कोई बात। वहीं कहीं पर भी आपको जाति प्रथा के खिलाफ में दो वाक्य नहीं मिलेंगे। कहीं नहीं मिलेंगे। सामाजिक न्याय चाहिए, पर एनहिलिशन ऑफ कास्ट जो है वो नहीं, आ, कास्ट रहनी चाहिए। हाँ, कास्ट रहनी चाहिए, बिल्कुल। ये जो दोहरी मानसिकता है ना, कास्ट रहनी चाहिए और हमें क्या चाहिए, सामाजिक न्याय। एनलिशन ऑफ कास्ट संभव। की तरफ हमने जाने की कोशिश नहीं की। तो और इसी पर तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आज की बातचीत के लिए। और थैंक यू। हमारा एक बाकायदा एक विशेष हम शो चलाते हैं जो शनिवार को आता है, जात ना जात, वो एनलिशन ऑफ कास्ट को ही जो है संबोधित करते हुए उसी रास्ते पर है। और चूंकि मंडल कमीशन पे हमारी सीरीज खत्म हो गई है उस शो में, और अगले एपिसोड से हम चर्चा ही इसी पे करने वाले हैं पूरी तरह से। जाति का अंत जो है, जाति का नाश जो है, उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। और जाति मतलब केवल किसी एक धर्म में नहीं, तमाम और जगह जातियां जो है एग्जिस्ट करती हैं। इस्लाम में, मुसलमानों में भी, भारतीय मुसलमानों में एग्जिस्ट करती है। हम उस सब पे बात करेंगे। रेनेसा देखते रहिए, रेनेसा भी हम लगातार लेके आते रहेंगे। गुरुवार को हम लोग फिर मिलेंगे, और गुरुवार हमारा दिन होता है न केवल बातचीत का, तो डॉक्टर अंबेडकर की कहानी तो जारी रहेगी ही, हम आपके सवाल भी लेंगे गुरुवार को।
बातचीत करेंगे, सवालों के जवाब देंगे। तो आप देखते रहिए, गुरुवार को हम फिर मिलेंगे दोपहर में 3 बजे इसी वक्त पे। और 15 अगस्त को हम एक विशेष शो 15 अगस्त से लेकर आ रहे हैं, हम उसको लॉन्चिंग करेंगे 15 अगस्त को, जो भारत के हर तरह के अल्पसंख्यकों को जो है समर्पित है। माइनॉरिटी मैटर्स नाम का हम एक शो ला रहे हैं, उसका कर्टन रेजर हम रिवील करेंगे अगले 3 दिन में, और 15 अगस्त को हम उसकी शो की लॉन्चिंग करेंगे। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू, हम सब थैंक लोगों यू, का थैंक यू, जो देख थैंक रहे यू। थे। मिलते हैं गुरुवार को।